हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह जो भी टॉपिक है जिस इसमें नोट्स में बनाए गए हैं वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास हमारी पर्यावरण की है, तो इसमें पर्यावरण में जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और भी आगे हमने क्लास लिया है, और आज भी एक क्लास है जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को इंक्लूड किया गया है। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, और आप लोग इसे पूरा कंप्लीट देखा करिए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दिया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पशु विविधता मतलब गंभीर संकटग्रस्त प्रजातियां आज का टॉपिक हमारा है। जो गंभीर संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उन्हें अभी देखते हैं, फिर आगे और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसे देखते हैं। तो पशु जो गंभीर संकटग्रस्त पशु हैं और किस स्थान पे पाए जाते हैं उन्हें देखते हैं। तो पिग्मी हॉट यह असम में पाया जाता है और यह अभी संकटग्रस्त लिस्ट में आ गया है। यह पशु पिग्मी हॉट। और अंडमानी श्वेत दंत छछूंदर और कांटेदार छछूंदर ये भी संकटग्रस्त पशु है। इसकी भी प्रजाति मतलब समाप्त होने के कगार पे है। तो यह कहाँ पाया जाता है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं गंभीर संकटग्रस्त पक्षी और स्थान। कौन से स्थान पर ये पक्षी जो संकटग्रस्त में हैं तो कौन से स्थान पे पाए जाते हैं? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये सब आप लोग एक बार गूगल से ज़रूर जाकर सर्च करिएगा और देखिएगा, तो सब दिमाग पे आपको क्लिक कर देगा और एग्ज़ाम में हमेशा याद रहेगा। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यह कहाँ पाया जाता है? तो मध्य एवं पश्चिम भारत में शुष्क क्षेत्र में यह पाया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो यह भी संकटग्रस्त में है। और श्वेत उदर बगुला यह बांग्लादेश, बर्मा और नेपाल, भूटान, हिमालय का गिरिपद जो क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। श्वेत उदर बगुला पक्षी ये सब स्थान पे पाया जाता है, ये भी संकटग्रस्त है। तो एग्ज़ाम में ऐसे सीधे पूछता है और स्थान का नाम दे देता है कि यह किस स्थान से संबंधित है, और पक्षी और पशु का भी नाम दे देता है कि कौन सा पशु और कौन सा पक्षी संकटग्रस्त में है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और आगे हम लोग देखते हैं साइबेरियन सारस। यह भी संकटग्रस्त में आ गया है पक्षी, और यह प्रवासी पक्षी है। मतलब एक देश से दूसरे देश से मतलब आता जाता रहता है। और लाल सिर गिद्ध यह भी संकटग्रस्त में है। यह भारत के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। और गुलाबी सिर बत्तख यह भी संकटग्रस्त पक्षी है। यह गंगा मैदान के क्षेत्र में पाया जाता है और बांग्लादेश में पाया जाता है गुलाबी सिर बत्तख। तो ये 4-5 ठो हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखे रहिएगा पक्षियों को। और आगे हम लोग देखते हैं संकटग्रस्त सरीसृप स्थान घड़ियाल अभी संकटग्रस्त सरीसृप है। यह कहाँ पाया जाता है? तो गंगा की सहायक नदियों में चंबल अभयारण्य और बांग्लादेश और उड़ीसा में यह घड़ियाल पाया जाता है। तो यह संकटग्रस्त में शामिल किया गया है। और उत्तरी नदी कछुआ यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया और मलेशिया में पाया जाता है। यह भी संकटग्रस्त में है सरीसृप। ये सब सरीसृप हैं। आप लोग इसे ध्यान से मतलब देखिएगा। आगे और देख लेते हैं। तो हॉक्सलविल कछुआ यह भी संकटग्रस्त सरीसृप है। यह कहाँ पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और फिर उड़ीसा में और तमिलनाडु में, लगभग यह संपूर्ण विश्व में पाया जाता है। तो यह अभी क्या है? संकटग्रस्त है। और सिसपारा गेको यह नीलगिरी और कावासाई में पाया जाता है। यह भी संकटग्रस्त है। आगे हम लोग देखते हैं गंभीर संकटग्रस्त मछलियाँ और किस स्थान पे पाए जाते हैं। तो कौन सी मछलियाँ हैं जो गंभीर संकटग्रस्त में है? तो
क्रकच मत्स्य, यह गंभीर संकटग्रस्त में है। तो यह कहाँ पाया जाता है? हिंद प्रशांत महासागर में और अरब सागर में, और फिर बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है क्रकच मत्स्य। और फिर पांडिचेरी शार्क यह हिंद प्रशांत महासागर में पाया जाता है। यह भी गंभीर संकटग्रस्त, ये सब मछलियां हैं जो गंभीर संकटग्रस्त लिस्ट में शामिल हुई हैं। और फिर आगे देखते हैं गंभीर संकटग्रस्त स्तनधारी कौन कौन से हैं। तो फिर ये किस स्थान पे पाए जाते हैं? तो एशियाई काला भालू यह हिमालय क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, असम में, जापान में पाया जाता है। तो यह गंभीर संकटग्रस्त में शामिल स्तनधारी है। और फिर एशियाई हाथी, यह भी गंभीर संकटग्रस्त में इसे भी रखा गया है। यह कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में, पश्चिम भारत से पूर्व में, और फिर ब्रुनोई तक, पश्चिम भारत से पूर्व में लेकर और ब्रुनोई तक यहाँ पाए जाते एशियाई हाथी। यह भी गंभीर संकटग्रस्त स्तनधारी जीव है। और फिर बंगाल टाइगर यह भी संकटग्रस्त स्तनधारी है। तो यह कहाँ पाया जाता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में, बंगाल टाइगर भारतीय उपमहाद्वीप में और सुंदरबन में पाया जाता है। और फिर ब्लू व्हेल ये भी स्तनधारी गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल है। तो यह कहाँ पाया जाता है? सागरीय परितंत्र में पाया जाता है। और फिर बारहसिंघा यह भी गंभीर संकटग्रस्त स्तनधारी है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। यह एक हिरण की प्रजाति है बारहसिंघा। और आगे हम लोग देखते हैं तो स्टूडेंट, ये सब गंभीर संकटग्रस्त में जितने भी सरीसृप हो गए और फिर स्तनधारी हो गए, मछलियाँ हो गई, पशु हो गए, पक्षी हो गए, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और फिर नोट्स देख लेते हैं। तो क्या होता है? संकटग्रस्त प्रजातियों को IUCN के रेड डाटा बुक्स में रखा जाता है। ये जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं इसे IUCN के रेड डाटा बुक्स में रखा जाता है। और फिर आगे देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण पर्यावरणीय शब्दावली। तो जियोम क्या होता है? ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। जियोम यानी बायोम क्या होता है? तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। सर्वाधिक विस्तृत पारिस्थितिकीय क्षेत्र जो अपने पौधे एवं पशुओं की विशिष्टता के कारण पहचाने जाने योग्य हो, ऐसे अब तक 6 बायोम हैं। तो आप लोग, आई होप आप लोग को समझ में आता होगा। जहाँ पे सर्वाधिक विस्तृत पारिस्थितिक क्षेत्र हो जो अपने पौधे एवं पशुओं, वहाँ पे पौधा और पशुओं की विशिष्टता के कारण वहाँ पे पहचाने जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। तो अब तक 6 बायोम हैं। तो कौन कौन से हैं बायोम देख लेते हैं। तो टुंड्रा, कॉनिफर और पर्णपाती वन और घास भूमि और उष्णकटिबंधीय और मरुस्थल, यहाँ पर बायोम पाए जाते हैं। तो आगे देखते हैं प्राणी जगत की ऑक्सीजन की मांग क्या है। तो इसे देख लेते हैं। जैविक पदार्थों के घुलने अथवा अपघटित होने के लिए वांछित ऑक्सीजन की मात्रा, उसे क्या कहते हैं? प्राणी जगत के ऑक्सीजन की मांग कहते हैं। आगे हम देखते हैं कौन सा पॉइंट है। तो जैव संहिता यानी बायोमास क्या होता है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र या क्षेत्र विशेष में जीवित पदार्थों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? जैव संहिता कहते हैं। तो और आगे देखते हैं जैव संवर्धीकरण क्या होता है, यानी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो किसी जीव के अंदर लगातार हानिकारक रासायनिक पदार्थों की मात्रा का बढ़ना जैव संवर्धीकरण कहलाता है। तो किसी जीव के अंदर लगातार हानिकारक रासायनिक पदार्थों की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? तो जैव संवर्धीकरण कहलाता है। क्वेश्चन ऐसे सीधे ये पूछ देगा और फिर आंसर जैव संवर्धीकरण होगा। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे जानवरों को दिए जाने वाले एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जानवरों को दिए जाने वाला जो निवारक दवा था ये डिक्लोफिनेक, ये
गिद्धों को का मरना इसी से मतलब शुरू हुआ। जो जानवरों को, जो उसे गाय भैंस को दिया जाता था ये इंजेक्शन, तो इसे जब गाय भैंस ख़त्म हो जाते थे तो गिद्ध इसे खाते थे। तो अभी गिद्ध मतलब समाप्त ही हो गए हैं, एकदम दिखते ही नहीं हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं यूट्रोफिकेशन। फिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन लगातार तालाबों तथा झीलों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती रहती है। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण है आधुनिक कृषि पद्धति। यूट्रोफिकेशन क्या है? लगातार तालाबों तथा झीलों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती रहती है। इसके पीछे कारण क्या है? तो आधुनिक कृषि पद्धति, उसे क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं हरित ग्रीन क्रांति क्या थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था। तो यह इसके जनक सबसे पहले देख लेते हैं। तो विश्व स्तर पर इसके जनक थे नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति का तीन तरह से चलाया गया। प्रथम में क्या था? तो रसायनों का बहुतायत प्रयोग। जब प्रथम हरित क्रांति हुई तो उस समय रसायनों का बहुत ज़्यादा ही प्रयोग किया गया। तो परिणाम क्या हुआ? जैव संवर्धीकरण व यूट्रोफिकेशन हुआ। इसी के कारण जैव संवर्धीकरण व यूट्रोफिकेशन हुआ, आप लोगों को आगे समझाया है। और द्वितीय में क्या हुआ? जीव संवर्धीकरण यानी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन यानी GM यानी पौधों का प्रयोग हुआ इसमें द्वितीय में। और तृतीय में क्या हुआ? तो हाइड्रोपोनिक्स जैसी तकनीकी, इससे मृदा रहित रासायनिक पदार्थों के तहत पौधों को देखकर वृद्धि कराई जाती थी। ये तृतीय पद्धति जब अपनाई गई। तो हरित क्रांति में 3 पद्धतियाँ अपनाई गई, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऐसे मतलब पूछ लेता है कि द्वितीय में और प्रथम में क्या कौन सी पद्धति अपनाई गई थी हरित क्रांति में। तो और फिर ये विश्व स्तर पे इसके जनक कौन थे और भारत के जनक कौन थे हरित क्रांति के, तो ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। तो भारत में स्थित ओडिशा का मैंग्रोव भितरकनिका बहुत सारे जीव जंतुओं का आवास व प्रजनन स्थल है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में जो ओडिशा का मैंग्रोव भितरकनिका बहुत सारे जो ये है भितरकनिका, वहाँ पे जीव जंतुओं का आवास व प्रजनन स्थल है। और आगे हम लोग देखते हैं क्या है कि मैंग्रोव वनों के ह्रास का कारण। तो मैंग्रोव वनों का ह्रास का क्या कारण है? तो निर्वनीकरण और तेल रिसाव, खनन और उद्योग, जलीय कृषि और रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का प्रयोग, इससे मैंग्रोव वनों का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। आगे हम लोग देखते हैं प्रवाल क्या होता है। तो प्रवाल यानी कोरल, यह एक प्रकार का जीव है जो जूजैंथले नामक कोशिकीय शैवाल के साथ सहजीवी में रहता है। तो उसे क्या कहते हैं? प्रवाल कहते हैं। यह 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की सह सकता है, यह जो कोरल रहता है। और यह प्रवाल हमेशा समूहों में मिलते हैं जिन्हें कोरल पॉलिप कहा जाता है। प्रवाल कहाँ रहते हैं? हमेशा यह समूहों में मिलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? कोरल पॉलिप कहा जाता है। और ऐसे स्टेटमेंट देकर इसे मतलब क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रवाल स्थिर संरचनाएं हैं, तो इनमें कैल्शियम और कार्बोनेट का निर्माण होता है। प्रवाल में क्या होता है? तो कैल्शियम और कार्बोनेट का निर्माण होता है प्रवाल में। आगे हम लोग देखते हैं नीके क्या होता है। तो किसी जीव द्वारा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उसके द्वारा किए जाने वाली प्रक्रिया, जैसे स्थानिक नीके, खाद्य स्तर और नीके बहुआयामी, ये सब मतलब इसे क्या कहते हैं? नीके कहते हैं। किसी जीव द्वारा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उसके द्वारा किए जाने वाली प्रक्रिया तो क्या कहलाती है? नीके कहलाती है। और आगे देते हैं स्मॉग क्या होता है। स्मॉग नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन ऑक्साइड के निष्कासन से उत्पन्न धुआं है स्मॉग। और मैंग्रोव
मैंग्रोव क्या होता है, तो मैंग्रोव उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय लगभग या 30 नॉर्थ से और 30 साउथ डिग्री तक मतलब समुद्रीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों एवं झाड़ियों के ऐसे समूह जिनमें लवणीय जल को सहने की अच्छी क्षमता हो, तो उसे क्या कहते हैं, मैंग्रोव वहाँ मतलब बन जाते हैं, मैंग्रोव वन बन जाते हैं। मतलब लगभग 30 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ और 30 डिग्री सेल्सियस साउथ समुद्री क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों एवं झाड़ियों के ऐसे समूह जिनमें लवणीय जल को सहने की अच्छी क्षमता हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, मैंग्रोव वहाँ मतलब कहलाते हैं, मैंग्रोव वन वहाँ पे बन जाते हैं। तो मैंग्रोव का अर्थ क्या होता है, लवणीय सहनी पौधे, मतलब सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट जहाँ पे बन जाते हैं उसे क्या कहते हैं, मैंग्रोव वन का वहाँ पे मैंग्रोव वन होते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ पर है, तो सुंदरबन में है। सुंदरबन किस राज्य में है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इनमें श्वसनीय जड़ें पाई जाती हैं, श्वसनीय जड़ें पाई जाती हैं और ये वन एस्चुरी, डेल्टा तथा द्वीपों आदि पर पाए जाते हैं। ये वन मतलब मैंग्रोव वन एस्चुरी और डेल्टा खाड़ी पे और फिर द्वीपों पर पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। आगे हम लोग देखते हैं प्रवाल मुलायम कठोर दो प्रकार के होते हैं। प्रवाल क्या होते हैं, यह मुलायम और कठोर दो प्रकार के होते हैं, लेकिन केवल कठोर प्रवाल में ही प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ नाम है उसका, उस प्रवाल भित्ति का। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। प्रवाल को समुद्र का वर्षा वन भी कहा जाता है। प्रवाल को क्या कहा जाता है, ऐसे सीधे एग्जाम में पूछ लेता है, प्रवाल को समुद्र का क्या कहा जाता है, तो प्रवाल का समुद्र का वर्षा वन भी कहा जाता है। भारत में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियाँ, तो भारत में कौन कौन सी प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं देख लेते हैं। तो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और फिर कच्छ की खाड़ी में और मन्नार की खाड़ी में यहाँ फ्रिंगिंग प्रवाल भित्ति पाई जाती हैं। और लक्षद्वीप में एटॉल प्रवाल भित्ति पाई जाती हैं। और ये एटॉल प्रवाल भित्ति घोड़े के नाल की जैसी होती हैं, घोड़े की नाल की जैसी होती हैं। एटॉल प्रवाल भित्ति यहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो लक्षद्वीप में पाई जाती हैं। बाकी अंडमान और निकोबार में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में वहाँ पर फ्रिंगिंग प्रवाल भित्ति पाई जाती है। प्रवाल विरंजन क्या होता है, तो कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, तो प्रवाल पर रहने वाले जो रंगीन जूजैंथले शैवाल जब पर्यावरणीय घटकों को नकारात्मक प्रभाव के कारण उनके ऊपर से हट जाते हैं, तो वहाँ पर प्रवाल अपने वास्तविक रंग यानी सफ़ेद में आ जाते हैं, तो जिसे क्या कहते हैं, प्रवाल विरंजन कहते हैं। वैसे वो पूरे एकदम ग्रीन काई की तरह जैसे लगे रहते हैं, लेकिन जब वहाँ पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है पर्यावरण का तो वो हट जाते हैं, तब फिर वह अपने जो उसका वास्तविक स्वरूप होता है, जैसे सफ़ेद होता है उसका वास्तविक रूप में, तो उसमें आ जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, तो प्रवाल विरंजन कहा जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग स्टूडेंट ध्यान से इसे समझिएगा, तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जब से आप लोग ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। आगे का हम लोग टॉपिक देखते हैं, जेनोबायोटिक्स। जेनोबायोटिक्स से क्या होता है, प्रकृति में पाए जाने वाले प्राकृतिक स्रोतों से जब व्यक्ति किसी ऐसे संश्लेषित पदार्थ का निर्माण करता है जो मानव स्वास्थ्य पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, उसे क्या कहा जाता है, जेनोबायोटिक्स कहते हैं। मतलब प्रकृति में पाए जाने वाले प्राकृतिक स्रोतों से जब व्यक्ति किसी ऐसे संश्लेषित पदार्थ का निर्माण करता है जो मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, उसे क्या कहा जाता है, जेनोबायोटिक्स कहा जाता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे प्लास्टिक, ये मानव के द्वारा ही बनाया गया है, और रासायनिक कीट जो मारने के लिए, रासायनिक कीटे को मारने के लिए जो दवा बनाई गई हैं और कीटनाशक दवा, तो ये सब क्या है, तो इन्हें जेनोबायोटिक्स कहा जाएगा।
आगे हम लोग देखते हैं सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। ऐसा विकास जिसमें भविष्य की पीढ़ियों के संबंध में दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय लाभ संलग्न हो, उसे क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। और कार्बन पदछाप किसे कहते हैं, तो यह हम प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मानव द्वारा जनित हरित गृह गैस के मापन की एक प्रणाली है। इसके अंतर्गत कार्बन उत्सर्जन दर को मापा जाता है। कार्बन पदछाप के द्वारा कार्बन उत्सर्जन के दर को मापा जाता है। तो ये स्टूडेंट, ये हमारी क्लास थी आज की। तो आप लोग को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और 1 से 2 बार ज़रूर ये क्लास देखिएगा। बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आज के डेट में, प्रेजेंट टाइम में हमेशा पर्यावरण से क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी तरह से पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।